हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 11th में स्टार्ट कर चुके थे मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जो निकालना है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट जो मैथमेटिकल टूल है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नाइन्थ में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि मान लो आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और कुछ इस तरह का है, मान लो, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जो ये ग्राफ लाइन होती थी उसके अंदर जो ये एरिया आता था, ये हमें क्या देता था? या तो डिस्टेंस देता था या डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या निकालते थे? एरिया अंडर द ग्राफ। और ये एरिया आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। या तो डायरेक्ट जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसका एरिया निकाल दो, या इसके पार्ट करते थे आप कि ये ट्रायंगल बन गई, ये स्क्वायर टाइप का कुछ बन गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद ये अगेन ट्रायंगल बन गई, तो इनका एरिया निकालते थे फॉर्मूले यूज करके। ट्रेपेजियम का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। बट अगर यही ये सब नाइन्थ के है, ठीक है। अब क्या सोचते हैं कि अगर ये ग्राफ जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, इसकी ग्राफ लाइन मान लो इस तरह से है, ठीक है। तो फाइंड आउट दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी और जो टाइम ग्राफ होता है उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एरिया अंडर दी ग्राफ लाइन निकालना पड़ता है। लेकिन यहां पे एरिया अंडर दी ग्राफ लाइन जो वो ये है ना। और इसको निकालने के लिए कोई ट्रायंगल टाइप की कोई शेप नहीं बन रही, ना कोई रेक्टेंगल टाइप की या कोई दूसरी स्क्वायर टाइप की, कोई इस तरह की शेप नहीं बन रही। ये कोई ऐसी शेप है ही नहीं जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप इंटीग्रेशन निकाल सको। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ग्राफ लाइन कैसी भी हो सकती है, एक मोशन की, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। जैसे कि मान लो केस है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब नॉन यूनिफॉर्म, जैसे ये यूनिफॉर्म का था, ठीक है, सॉरी ये लाइन, ठीक है। जैसे केस हो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो, तो उसमें क्या होगी? ग्राफ लाइन कर्व लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। कैसी लाइन होगी? कर्व लाइन। और कर्व लाइन के अंडर जो एरिया आता है उसको इजीली हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसी शेप का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम ये मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन अच्छे से समझते हैं पहले कि ये होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं पहले, उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन हमने सोचा था क्या था, वो स्लोप देता था हमें, ठीक है। अब वो स्लोप किसी का भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, कोड का हो सकता है, ठीक है, टेंजेंट का हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ये हमें स्लोप देता है, ये एवरेज स्लोप देता है, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है। लेकिन ये थी फिजिकल सिग्निफिकेंस, समझा हमने कि वो हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, उनको अप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएशन हो जाता है। वैसे ही पहले इंटीग्रेशन समझते हैं। इंटीग्रेशन समझने के बाद हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे और उसी से ही निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे समझ में क्या आया कि जब कभी भी कर्व लाइन हो तो उसके अंडर एरिया निकालना हो हमें, क्योंकि एरिया की रिक्वायरमेंट होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के अंदर, है कि नहीं। और एरिया हम निकालने के लिए इन केस ऑफ द कर्व लाइन हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो चलो एरिया निकालने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे फिर इंटीग्रेशन का जन्म होगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट।
देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये है वाई एक्सिस जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स के ऊपर, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो वाई इज द फंक्शन, वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है, सर्कल की भी इक्वेशन हो सकती है, पैराबोला की भी इक्वेशन हो सकती है, या कोई एनी कर्व लाइन हो सकता है, कोई एनी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्राफ लाइन कैसी भी आ सकती है, ठीक है। तो हम कोई भी कर्व लाइन मान लेते हैं और वो कर्व लाइन मान लेते हैं ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमें क्या निकालना है, इसके अंडर जो एरिया आया वो निकालना है। तो देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। हम ऐसा करते हैं कि इस पूरी ग्राफ लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिप ये पार्ट, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या x1, ये मान लेते हैं क्या x2, ठीक है। वैसे ही एक और स्ट्रिप मान लो, इसको क्या बोल दो x3, इसको क्या मान लो x4, है कि नहीं। और ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रिप है मोस्ट ऑफ द कैसी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। अब x1 और x2 का जो डिफरेंस है उसे डिनोट कर देते हैं क्या, डेल्टा x, मींस x2 माइनस x1, दिस इज स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि x1 और x2 के लिए जो y कोऑर्डिनेट है, इसको बोल देते हैं y1, और जो ये जस्ट ऊपर है उसको बोल देते हैं क्या, y2। दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या सुनना आप, कि ये जो x1 और जो ये x2 है, ठीक है, ये हमने इतना स्मॉल माना है कि आप x1 और x2 के लिए y1 और y2 लगभग लगभग नियरली इक्वल मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल y की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या 5, और x1 और x2 का बीच का डिफरेंस हम इतना स्मॉल मानेंगे कि y2 जो आएगा वो आ जाएगा ऐसा, जैसे 5.1001, कुछ समथिंग, कुछ मतलब थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो y1 है वो नियरली इक्वल है किसके, y2 के, है कि नहीं, यस और नो। और ऐसा मान के हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे इस स्ट्रिप का, पहली स्ट्रिप का, वो आ जाएगा क्या हमारे पास स्मॉल एरिया, जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और डेल्टा ए करने के बाद आप ये लिख सकते हो y1 मल्टीप्लाई डेल्टा x। ये क्या, एक तरह से रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसकी ये आप ब्रेथ मान सकते हो, ये लेंथ मान सकते हो, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई ये y1, ठीक है, और डेल्टा x क्या हो गई, ब्रेथ। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि ये एरिया निकालते टाइम पे बेशक से हमने y1 और y2 को बराबर मान लिया, बट एक्चुअली हम इतना एरिया, जो ये छोटी सी ट्रायंगल सी बची, ये जो ट्रायंगल है एक्चुअल ट्रायंगल नहीं है, इसका जो ये ऊपर वाली लाइन है ये ऐसे घुमावदार है और ये ऐसी ट्रायंगल है, समझ आया। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, फिर अगली स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, फिर अगली स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और फिर टोटल ऐड कर देंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा टोटल एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3
एंड सो ऑन। और इस तरह से हमने क्या कर दी, इसकी एन स्ट्रिप बांट दी। ठीक है, ऐसे एन स्ट्रिप बांट दी। ठीक है, जैसे इस अगली स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2, ये तो हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ये अगेन डेल्टा x, और यहां के लिए क्या मानोगे कि ये जो y2 है ये उसकी हाइट है। ये दूसरी स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं, ये दूसरी स्ट्रिप। तो दूसरी स्ट्रिप के अंदर जो ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x3 माइनस x2 इसकी जगह, एंड उसकी हाइट किसके बराबर लोगे, लगभग ये y2 के बराबर लोगे तो फिर अगेन ये एरिया फिर छूट जाएगा, है ना। डेल्टा A3 उसमें क्या करोगे, ये जो अगेन अगली स्ट्रिप है इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए अगेन फिर क्या करोगे, x4 माइनस x3, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रेथ। ये जो रेक्टेंगुलर टाइप की स्ट्रिप है, नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगल, बट हम इसको ऐसा मान रहे हैं। इसके लिए हाइट कितनी मानोगे, हाइट मानोगे ये यहां से जो कोऑर्डिनेट है जिसका नाम आप y3 दे सकते हो। ठीक है, समझ आया, यस सर नो। लेकिन डेल्टा A3 में हमने क्या किया, जो स्ट्रिप है तीसरी, इसमें इसकी लेंथ जो कि किसके बराबर मान रहे हैं हम, लगभग y3, एक्चुअली ये y4 हो जाएगा, और हम इस पूरी रेक्टेंगल स्लिप की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ मान लेंगे y3। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, अगेन डेल्टा x, बट यहां पे डेल्टा x क्या हो जाएगा, x4 माइनस x3। ऐसा करेंगे तो फिर ये एरिया छोड़ देंगे, फिर ये एरिया छोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार हम n स्ट्रिप ले लेंगे, n स्ट्रिप। हमने इस पूरे एरिया को कितनी स्ट्रिप में बांट दिया, n स्ट्रिप में। ठीक है, देखो हमने एरिया तो निकाल दिया, बट हर बार क्या कर रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू समेशन, क्योंकि हम ये सम कर रहे हैं एरिया का, है कि नहीं। और हर एक एरिया क्या मान सकते हो आप, ith स्ट्रिप। ठीक है, और ith स्ट्रिप जैसे कि मान लो ये है हमारी, ठीक है, ये जो पूरी स्ट्रिप है ये क्या मान लेते हैं कि ये हमारी ith स्ट्रिप है, समेशन का है ये तरीका और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि yi, जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, या इधर yi, ith मान ली तो ये yi हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, xi प्लस 1, ठीक है, इधर हो जाएगा क्या, yi। ठीक है, ये ऊपर वाली स्ट्रिप का जो ऊपर वाला एंड है ये हो जाएगा क्या, yi प्लस 1। ith मतलब कोई भी हमने एक बीच की सिचुएशन मान ली। ठीक है, हाँ जी। तो जो ith स्ट्रिप है उसका समेशन हम जनरलाइज करके ऐसे लिखते हैं, जैसे कि लिखते हो आप x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है अप टू n तक। ठीक है, समेशन है ये कोई भी s, तो आप s को ऐसे लिख देते हो, समेशन xi, और जो i है वो कहां से कहा है, 1 से लेके n तक। आई थिंक ये मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि आपको पता होगा समेशन, ये उस टाइम मैंने टाइप से जनरलाइज किया है। ठीक है, नहीं मालूम हो तो बता देना को। तो मैं उस तरह से समेशन करता हूं कि ith जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ जो कि हम क्या मान रहे हैं, नीचे वाली लेंथ मान रहे हैं, और दूसरी वाली लेंथ को भी इसके बराबर मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एरिया बच जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी इलाज करेंगे। लेकिन पहले हम नियरली इक्वल एरिया ले लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं निकाल के देगा, ये एग्जैक्टली एरिया नहीं है। हर एक में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो स्ट्रिप पार्ट है उसको छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो इसका भी निकालेंगे, अभी पहले थोड़ा लगभग कितना हो सकता है वो हमने इस तरीके से निकाल दिया कि, और इसको लिख देता हूं मैं डेल्टा एक्स आई। यहाँ पे आई जो है वो कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेके आई जाएगा अप टू n तक। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद देखो, लेकिन ये एरिया निकाल तो दिया हमने, बट इसमें क्या कर रहे हैं कि हर एक ये जो स्ट्रिप है ये छोड़ दे रहे हैं हम। ठीक है,
फिर क्या सोचा हमने कि हमने मान लो यहां से लेके यहां तक इसकी एन स्ट्रिप की, ठीक है। फिर दोबारा से एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी जो स्ट्रिप की जो ये ब्रेथ है ये हमने और छोटी कर दी। जैसे कि मान लो ये आयत स्ट्रिप के ऊपर ही डिस्कस करते हैं कि ये एरिया हम क्या करें, कम कर दे। तो क्या करो, इस स्ट्रिप के और पार्ट कर दो, ठीक है। और पार्ट करने के बाद देखो ये जब स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, जो इसका भी और पार्ट कर दिया, इसमें ये छोटा सा एरिया बचा है, अगली वाली में और छोटा एरिया, अगली वाली में और छोटा। देखो सोचना पहले, पहले ये जो हमने आयत स्ट्रिप मानी थी इसको मैं बड़े से लिख देता हूं, यहां पे समझाता हूं। आयत स्ट्रिप को उठा के मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। ये क्या था हमारा एक्स आई प्लस 1, ठीक है। और इसका जो बीच का डिफरेंस था वो क्या था, डेल्टा एक्स आई। ये कोऑर्डिनेट था इसका क्या, y1 सॉरी वाई आई, और ये था वाई आई प्लस 1, ठीक है। तो जब हमने इस पूरी स्ट्रिप को रेक्टेंगल माना तो हमने सिर्फ इसकी ब्रेथ को इतना माना, जो इधर भी इतनी, और सॉरी लेंथ को इतनी माना और ब्रेथ को इतनी, और एरिया निकाल दिया जिसमें ये एरिया इंक्लूड था बस, ठीक है। ये एरिया हम क्या कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे। अब आगे फर्दर हमने क्या किया, हमने इस स्ट्रिप के और ज्यादा टुकड़े कर दिए, ठीक है। और ज्यादा टुकड़े करोगे तो देखो सोचना कि इसके स्ट्रिप के 3 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। 4 कर लो, चलो 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े करके देखो पहले ये जो डिस्टेंस था ये हमने थोड़ा सा माना, इसकी ब्रेथ को छोटा सा माना, इसको हमने और छोटा कर दिया, डेल्टा एक्स को और भी छोटा कर दिया। उसको कैसे कर सकते हो, इस स्ट्रिप के और पार्ट कर दो, ठीक है। और पार्ट करोगे तो जब देखो पहले जो एरिया हम निकाल रहे थे डेल्टा ए आई, जो किसके बराबर था, वाई आई जो इसकी ब्रेथ मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स आई, ब्रेथ इनटू हाइट जो भी है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। अच्छा तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, ये एरिया छोड़ा था यहां से लेके ये ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, इसका नाम दे देता हूं मैं सी। y1 वाई आई प्लस 1 सी, ये ट्रायंगल सी जो बन रही है, इतना एरिया छोड़ा था इस केस में। अब क्या क्या हमने स्ट्रिप के और टुकड़ों में बांट दिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा, ये इंक्लूड हो जाएगा एरिया के अंदर। बात समझ रहे हो, पहले हमने टोटल ये ब्रेथ मानी, ये लेंथ मानी, तो देखो इतना सा एरिया छूट रहा था, ये यहां से लेके यहां तक पूरा यहां यहां इतना एरिया छूट रहा था इस डेल्टा आई में। फिर हमने क्या सोचा कि इसके और पार्ट कर दे, और पार्ट करने के बाद क्या हुआ, और पार्ट करने के बाद सिर्फ ये एरिया छूटा इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का ये एरिया छूटा, इस स्ट्रिप का ये एरिया छूटा, इस स्ट्रिप का ये छूटा, ये और ये क्या हुआ, एरिया के अंदर इंक्लूड हो गया। तो थोड़ा सा क्या हुआ, एक्यूरेसी आई ना, और पार्ट करने के बाद एक्यूरेसी आई। अब और सोचो कि इसके और पार्ट कर दो, है ना। और पार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एरिया बचा हुआ था उसका और हिस्सा इसके अंदर हमारे एक्चुअल एरिया के अंदर इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया, है कि नहीं। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो एरिया है अंडर द ग्राफ लाइन, इसके जितने ज्यादा टुकड़े करके जोड़े उतना ही हमारे एरिया के अंदर क्या आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं। अगर स्ट्रिप के हमने एन पार्ट किए थे तब ये एरिया निकाला था, ये एक्चुअल एरिया नहीं था, एक्चुअल एरिया से कम एरिया था। फिर मैंने क्या देखा कि जो आईएथ स्ट्रिप को मैंने अलग से बना के देखा, उसके और पार्ट किए तो एरिया के अंदर जो निकाला एरिया उसमें एक्यूरेसी बढ़ने लगी, वो जितना एक्चुअल एरिया उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एन स्ट्रिप बाटी थी इसको कितना कर देते हैं, इनफाइनाइट, मींस बहुत लार्ज, ठीक है। और ये जो डेल्टा एक्स है इसको कर देते हैं क्या, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, समझ गए, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है, बट
जीरो के बिल्कुल पास है। फॉर एग्जाम्पल 0.00000000 शाम तक लगे रहो और फिर 1 लिखना, इतना छोटा है ये, जिसको आप जीरो भी नहीं बोल सकते लेकिन वो जीरो भी है। बात समझ में आई? ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जब यहां से लेके यहां तक जो एरिया है इसकी इनफाइनाइट स्ट्रिप कर दोगे, इनफाइनाइट स्ट्रिप कर दोगे तो वो देखो कैसी आएगी, वो लगभग लगभग देखो इसका छोटा सा ये एक मैं पार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैंने देखो ये स्ट्रिप इतनी पतली कर दी, पतली करने के बाद जो एरिया बचा, जो कितना छोटा सा बचा देखो थोड़ा सा, और इसके भी और 1000 पार्ट कर दो तो क्या ये एरिया बचेगा? नहीं बचेगा। इस कर्व लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा इस एरिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बशर्ते सिर्फ हमें 2 कंडीशन इंपोज करनी है। वो क्या है कि ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक अंडर दी कर्व लाइन, उसकी जो स्ट्रिप है वो हमने कितनी कर दी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस वेरी लार्ज, ठीक है। और स्ट्रिप को जब आप स्ट्रिप को n जो है इनफाइनाइट में टेंस कर दोगे नंबर ऑफ स्ट्रिप को, तो जो डेल्टा एक्स पार्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? लगभग नियरली इक्वल टू जीरो, मींस डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। बात समझ में आई है ना? तो यहां पे अगर हमें एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो हमें एक कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी। वो क्या है कि ये जो डेल्टा एक्स है वो टेंड्स टू किधर करना पड़ेगा? जीरो, ठीक है। और फिर हमें समेशन करना पड़ेगा। आप इसे नीचे लिख लो या ऊपर लिख दो, है अभी तो जगह, ठीक है। यहां लिख देते हैं कि अगर हमें एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ स्ट्रिप को कहां टेंड्स करना पड़ेगा? इन्फिनिटी, मींस हमें इन्फिनिटी जितनी स्ट्रिप के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करते ही क्या होगा? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। और यहां पे जो हमारा समेशन है वो क्या हो जाएगा कि i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू अब इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जहां हम n स्ट्रिप कर रहे थे वहां हमने इन्फिनिटी कर दी, ठीक है। और उसके बाद yi डेल्टा xi, और यहां डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा xi टेंड्स टू जीरो, मींस लगभग लगभग जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है। मींस ये इस तरह से, और ये इस तरह से भी नहीं, और लगे रहो शाम तक 0 0 0 0 करते जाओ और फिर लिखना 1, इतनी विड्थ हो जाएगी। और इतनी विड्थ होने के बाद जो ये हमारा एरिया बच रहा था वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? और हमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए, हमें एग्जैक्ट एरिया चाहिए अंडर द कर्व लाइन। तो ये कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी। एरिया तो ये भी निकल गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि हर एक छोटे छोटे पार्ट बच रहे थे। फिर हमने सोचा कि इस स्ट्रिप को अगर और ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो ये स्ट्रिप बच रही थी पहले इतनी, अब वो देखो इतनी बची, इतनी बची, इतनी बची, इतनी बची, ये इंक्लूड हो गया एरिया। अब इसको और डिवाइड करते जाओ, और डिवाइड करते जाओ, और हम इस कंडीशन पे पहुंच गए, इस कंडीशन पे, ठीक है। अब समेशन करना है, ठीक है। अब समेशन अगर ऐसा करोगे कि यहां से लेके यहां तक ये जो कर्व लाइन है इसके अंदर जो ये एरिया है इसकी इनफाइनाइट स्ट्रिप हो गई, इनफाइनाइट मान लेते हैं कि 1 करोड़ स्ट्रिप हो गई, तो समेशन करते करते तो बहुत लेट हो जाएंगे हम। एक क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ी कंज्यूम करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल आया जिसका नाम है क्या? इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो समेशन के ऊपर जब ये कंडीशन और ये कंडीशन इंपोज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। डेल्टा एक्स जो होता है ये स्मॉल पार्ट होता है, और ये जो dx होता है ये वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। जैसे डेल्टा एक्स अगर आपका 0.1 है तो dx जो है आपका 0.0000 शाम तक लगे रहना और फिर 1 लिखना, उतना छोटा है ये dx। और डेल्टा x क्या डिनोट करता है? समथिंग मेजरेबल क्वांटिटी, स्मॉल तो होती है बट वो मेजरेबल होती है, ठीक है। और dx जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो इसलिए जब यहां से यहां पहुंचेंगे,
क्योंकि ये जो समेशन है, इनफाइनाइट स्ट्रिप करो और फिर अलग अलग एरिया निकालो। इनफाइनाइट स्ट्रिप समझ गए, वेरी लार्ज लाइक 1 करोड़, 1 करोड़ स्ट्रिप हो गई, 1 करोड़ ऐसे ऐसे छोटे एरिया हो गए, अब उनको ऐड करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इस कंडीशन, और ये करना भी जरूरी है क्योंकि हमें एरिया भी सारा चाहिए, कोई एरिया बचना भी नहीं चाहिए, और पूरा एरिया लेने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। ये कंडीशन लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है समेशन नॉर्मली। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल टूल अराइज किया जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, सांप की तरह। अच्छा, उसके बाद ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है कि हमारे पास लिमिट नहीं है कि यहां से लेके यहां तक एरिया निकालना है, या यहां से लेके यहां तक कोई लिमिट नहीं है। मैं बोलूं कि आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक एरिया निकालना है, तो मैंने आपको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। तो वहां पे क्या निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट आपका x1 है, ये x3 है, मैं बोलूं कि आप यहां से लेके यहां तक इतनी स्ट्रिप का ही एरिया निकालो, बस बाकी का मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि एरिया फ्रॉम, यहां पे फिर लिमिट आ जाएगी, कहां से निकालना है, x1 से लेके x3 तक, बस इतना सा एरिया चाहिए, क्योंकि कितना भी पूछ सकते हो आप, है ना, समझ आया। जैसे कि यही फॉर एग्जांपल मान लो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता, और मैं बोलता कि मुझे 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच ही एरिया बताओ, बस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ, 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप क्या करते, 4 से लेके 8 सेकंड के बीच ही जो एरिया आ रहा है उसी को ही कैलकुलेट करते, और उसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो समेशन है या जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर लिमिट इंपोज करनी पड़ेगी कि मुझे इंटीग्रेशन तो चाहिए, समेशन तो चाहिए एरिया का। एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है वो समेशन ही करता है, याद रखना। एडवांस्ड समेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो समेशन मुझे अगर किसी लिमिट के अंडर चाहिए तो वहां पे मुझे लिमिट इंपोज करनी पड़ेगी कि x1 से लेके x3 के बीच ही मुझे एरिया चाहिए या मुझे समेशन करना है। ठीक है, तो वहां पे ये हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, डेफिनेट, मतलब डेफिनेट फिक्स हो गया कि मुझे यहीं तक इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये जो मैथमेटिकल टूल है इंटीग्रेशन, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गई। इट गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। जैसे डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था, स्लोप देता था। ठीक है, और स्लोप वो किसी का भी हो सकता है, वो हम उसके हिसाब से फॉर्मूले यूज करके निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन देता हमें किसी भी कर्व लाइन के अंडर एरिया। ठीक है, जैसे ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की लाइन होती, ग्राफ लाइन, और मैं आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछता किसी भी दो टाइम के बीच में, तो आप फटाक दे सी एरिया निकाल देते, लेकिन यहाँ पे एरिया निकलता नहीं इजिली, तो आप किसकी हेल्प लोगे, आप इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन के थे वो मैं लिख देता हूं, तो ये याद रखना, इंटीग्रेशन gives us the area under the curve line। ये दो बातें ध्यान रखना कि अगर लिमिट नहीं गिवन हो तब वो क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, और अगर लिमिट गिवन हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल भी बोल देते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, इसके फॉर्मूले हैं, मान लो अगर y ऑफ x, ठीक है, या y इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन है किसका, x का। ठीक है,
तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा y का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा देखना। सबसे पहले तो हमारी सिंपल कोई भी कांस्टेंट है c मान लेते हैं, कांस्टेंट है y इज इक्वल टू c, तो उसका होगा c x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t, y या z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी x से ही चिपके रहो, ठीक है, कि भाई x ही बताया था, x के ही चिपके रहते हैं। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होता था, ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इस n को आगे ले आते थे, एक माइनस कर देते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको नीचे डिवाइड में लिख देंगे। समझ आया? एक ऐड करेंगे और ऐड होने के बाद जो पावर आएगी कंप्लीट उसको नीचे लिखेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पहले पावर को लेके जाते थे फिर माइनस करते थे। इसमें क्या करना है, पहले प्लस करना है फिर जो आया उसे नीचे ले जाना है, ठीक है। y इज इक्वल टू, अगर साइन x है तो माइनस कोस x, अगर y इज इक्वल टू कोस x है तो साइन x। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। एंड y इज इक्वल टू सीकेंट x tan x, तो होगा सीकेंट x। y इज इक्वल टू कोसिकेंट x कोट x माइनस कोसिकेंट x। y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x tan x। y इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर x माइनस कोट x। अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x या ln x। y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 x लिख लो पहले, e रेज टू पावर x, नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए, जैसे आपने डिफरेंशिएशन के किए थे वैसे ये इंटीग्रेशन के करने हैं। बस इंटीग्रेट जो अभी मैंने डिस्कस किया पूरा वो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि ये हमें देता क्या है, ये हमें क्या देता है, एरिया अंडर दी कर्व लाइन। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे और कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब 2x प्लस 7, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन लिखेंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, y का, विद रिस्पेक्ट टू dx, x है x के रिस्पेक्ट में होगा, ये y यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा साइन है इंटीग्रेशन का। जैसे डिफरेंशिएशन का क्या है, d अपॉन dx, तो जिसका भी करते थे डिफरेंशिएशन वो यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। और d अपॉन dx ये क्या है, साइन ऑफ द डिफरेंशिएशन। वैसे ही ये जो टेढ़ा मेढ़ा सांप है, ठीक है, ये साइन है इंटीग्रेशन का। तो i इज इक्वल टू y की जगह ये पुट कर दो 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया, ये और ये दोनों साइन कंबाइन किसकी है, इंटीग्रेशन का। जैसे d अपॉन डी एक्स, ये कंबाइन साइन क्या है कि हम डिफरेंशिएशन करें किसका, y का। ये नीचे क्या है, x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसका करोगे आप, ये जैसे प्लस प्लस है ये dx सबके साथ लेके जा सकते हो, 4x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस
7dx। ठीक है, अब करें। 4 है, कांस्टेंट है, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं होगा, एज इट इज बाहर। ठीक है, अब क्या है, एक्स क्यूब मींस इस टाइप का फंक्शन है, एक्स की पावर एन टाइप का तरह का फंक्शन है। तो उसमें क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और जो भी पावर आती है उसी से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब है तो क्या करो, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस, एक बार इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया तो ये dx और ये टेढ़ा मेढ़ा सा हट जाएगा। इन दोनों का मीनिंग ही क्या है कि यहां जो फंक्शन है उसका आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के बाद ये जो चीज होती है वो हटा देते हैं, तो यहाँ भी हट जाएगा कि ये कहाँ चले गए, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म होने के बाद हट जाएंगे। अब हमें x के रिस्पेक्ट में यहां से देखना है, x के रिस्पेक्ट में 2x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो 2 तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज। ठीक है, x है, x को क्या मान सकते हो, x की पावर 1। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का फंक्शन है, तो क्या होगा, उसकी पावर में एक ऐड होगा और जो भी आएगा उसको नीचे लिख देंगे 2 प्लस, ये क्या है, कांस्टेंट, इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन है तो उसके साथ डायरेक्ट x आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर मैं समझाऊं आपको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, 7dx एक कांस्टेंट है dx, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई मान सकते हो। ठीक है, लाइक दैट 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है 1। फिर हमने वही किया, ये 7 x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 7 एज इट इज, और x की पावर 0 है तो इसका मीनिंग क्या है कि एक ऐड करना है, 0 प्लस 1 जो भी आता है पावर में उसको नीचे लिखना है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका 7x ही। या डायरेक्ट याद कर लो, अगर आपका फंक्शन जो है y वो c कांस्टेंट है कोई भी, तो उसके साथ डायरेक्ट x मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। ठीक है, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं गिवन है आपको कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो करना है, लेकिन कहां से कहां करना है ये नहीं गिवन, तो एक हमेशा c कांस्टेंट लगाना। ठीक है, ये मैथ में अपने आप से समझ लेना कि ये c क्या होता है। ठीक है, और ये निकालते हैं हम बाउंड्री कंडीशन से, बहुत चीजें ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, बस इतना याद रखो, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट है मींस यहां से लेके यहां तक कोई लिमिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो c लगाना है, अदरवाइज मैं यही क्वेश्चन दे दूं कि इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में इंटीग्रेशन करो तो वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, क्योंकि अब x जो है हमें वेरी कराना है कहां से कहा, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, y dx, अब ये जो y है ये आप यहां से पुट कर दो 1 से लेके 2 तक। ठीक है, 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, देखो लिमिट जो है, अब यहां पे लिमिट आ गई तो मींस ये डेफिनेट कर दिया कि हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले तो अपना जो इंटीग्रेशन करते हैं वो सेम एज इट इज, ये जो यहां पे करते आए वहां तक, लेकिन जैसे यहां पहुंचते हैं यहां पे इनडेफिनेट में हम c लगाते हैं, यहाँ पे c नहीं लगाना, मैं डायरेक्ट यहाँ इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि 4x की पावर 4 मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि 4 से 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 7x ये आ गया। अगर ये इंडेफिनेट होता, जैसे ये कोई लिमिट ही गिवन नहीं होती, तो आप c लगाते, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद बड़ी ब्रैकेट में इसे बंद कर देना है और यहां नीचे लिखना है लोअर लिमिट, ऊपर लिखना है अपर लिमिट। फिर क्या करना है, अपर लिमिट को इसमें पुट करना है माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्योंकि हम बाउंड है,
कि इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन वो कहां से कहां करना है, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो पहले 2 पुट करो, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अपर लिमिट यहां पुट करनी है, अपर लिमिट यहां पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 26, am I right? माइनस 1 1, ये प्लस है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 16 और 4 20 और 27, माइनस 1 1 7 9, और आंसर आ गया आपका कितना, 18। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ गया, 18। ये इंटीग्रेशन किया था हमने इनडेफिनेट, वहां पे क्या लगाना है, कांस्टेंट सी। अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो मींस लिमिट गिवन हो आपकी 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तब क्या करना है, आपको पूरा परफॉर्म करना है, लिमिट पुट करके सी पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। पहले ये फॉर्मूले अच्छे से याद करना और ये इस तरह से करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। देखो ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शुरू में हवा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाओ। और इतना ज्यादा हमें फिजिक्स में करना ही नहीं है, जस्ट एक आइडिया लेना कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। बाकी आपके मैथ में पूरे चैप्टर है। ठीक है, 15 एक्सरसाइज के 12th में, डिफरेंशिएशन पे भी और इंटीग्रेशन पे, वहां पे बहुत जबरदस्त आएगा। हमें बस जस्ट आइडिया लेना है कि कैसे करना है, क्योंकि इनके बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं हमें। ठीक है, तो उसमें इतने ज्यादा टिपिकल इंटीग्रेशन नहीं होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपको आएगा ही नहीं, आराम से आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक इंटीग्रेशन होता है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम y मान लेते हैं क्या, कि साइन 2x प्लस ई रेज टू पावर 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, y हमारा ये फंक्शन है। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है तो बहुत बढ़िया कि हम y dx ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, y को पुट करेंगे पूरा जो फंक्शन है, साइन 2x प्लस ई रेज टू पावर 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, कंप्लीट y पुट कर दिया, dx। ठीक है, अब dx को आप अलग अलग के लिए लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन साइन 2x इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे dx प्लस इंटीग्रेशन, अलग अलग कर सकते हो, अगर प्लस में है तो आप अलग अलग कर सकते हो, कोई आफत नहीं है। ई रेज टू पावर 4x इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा क्या, dx प्लस 1 अपॉन x इसके साथ क्या आ जाएगा, dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई में dx। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो, देखो ये क्या है, एक तरह से साइन फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन x नहीं है, ये है साइन 2x। तो पहले हम फंक्शन का करेंगे ऐसे, इसको ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये हमारा क्या है, साइन x की तरह है। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कोस x। तो सबसे पहले साइन 2x का माइनस कोस 2x हो गया काम, क्योंकि ये जो है बेशक ये साइन 2x है, बट ये है किसकी तरह फंक्शन, साइन x की तरह फंक्शन है। तो इसको पहले फंक्शन को देख के इसका इस तरह से इंटीग्रेशन करना है। यहाँ x था तो x आ गया, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। उसके बाद जो ये 2x है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस 2x का क्या करना है, आप डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखोगे। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखोगे।
डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जैसे sin 2x का ही डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है, डी बाई डी एक्स लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, sin 2x का x के रिस्पेक्ट में। तो उसमें पहले क्या करते थे, फंक्शन का करते थे, जैसे sin 2x है, ये तो एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा जो साइन की तरह है, तो साइन की तरह जो फंक्शन होता था उसका क्या आता था, cos 2x, x होता तो x आ जाता, 2x है तो 2x, 4 है तो 4। फिर फर्दर क्या करते थे, इस 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करते थे और साथ मल्टीप्लाई में लिखते थे। फर्क समझना कि डिफरेंशिएशन में हम ये करते थे, sin 2x था तो sin जो फंक्शन है उसका करते थे पहले, जो कि किसकी किसकी फॉर्म में आता था, cos, ठीक है, और यहाँ पे 2x था तो 2x लिख देते थे। उसके बाद फिर यहां देखते थे कि यहाँ पे 2x है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते थे, जो कि 2 आता था उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ करते थे। यहां अलग है, यहाँ sin 2x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, लाइक दैट। sin x का क्या होता है, माइनस कोस x, तो माइनस कोस 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो 2x लिख दिया, यहाँ पे 4x होता तो 4x लिख देते, ठीक है। बट उसके बाद यहाँ पे जो ये 2x का डिफरेंशिएशन होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो नहीं करना है कि भाई कभी इसका 2x का इंटीग्रेशन करो और इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं करना है। क्या करना है वो सुनो, आपको करना है इस 2x का डिफरेंशिएशन करो, एक बार इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद फिर आपको हमेशा डिफरेंशिएशन ही करना है, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या कितना आ जाएगा 2, और उसको क्या लिखना है नीचे, ध्यान देना ये पॉइंट, प्लस e रेज टू पावर 4x। तो ये किस तरह का फंक्शन है, e रेज टू पावर x टाइप का फंक्शन है, जिसका क्या होता है नो चेंज, जैसा है वैसा का वैसा ही। तो इसका मीनिंग कि ये e रेज टू पावर 4x है तो इसका e रेज टू पावर 4x ही रहेगा। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे x होता तो हम आगे कुछ नहीं करते, यहीं छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 4x है तो इस 4x का भी निपटारा करना पड़ेगा। और इसका निपटारा कैसे करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ कभी इसका इंटीग्रेशन किया e रेज टू पावर 4x फिर 4x का करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वो वहीं पे डिफरेंशिएशन में करना है, लेकिन इंटीग्रेशन में चेंज है। बार बार कह रहा हूं, दिमाग खोल के रखना कि e रेज टू पावर 4x था यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x की तरह सेम एज इट इज होता है, रख दिया। उसके बाद जो ये 4x है उसका डिफरेंशिएशन करना है और नीचे लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है और नीचे लिखना है। 4x का क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन x dx, मींस x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, वो किस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का, तो वो क्या आ जाएगा ln x प्लस अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर नीचे इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो क्या करना है, सेम अपना वही मेथड, इसकी पावर में ये इस टाइप का फंक्शन है, बस n की जगह क्या है -2, तो उसमें क्या करते हैं एक पावर ऐड करते हैं और जो भी आता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसमें एक पावर ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा और जो -1 आएगा उसको नीचे लिख दोगे, तो x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो गया 1/2 माइनस cos 2x प्लस 1/4 e रेज टू पावर 4x, सॉरी 4x का तो 4 हो जाएगा ना, हाँ, प्लस ln x माइनस x की पावर -1, इसको 1/x भी लिख सकते हो। और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल था, मींस कोई लिमिट गिवन नहीं थी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिखना है बस, जस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से देखना और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, करना यही है इसी तरह से।